आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री में। अब हम लोग आज नए दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज से हम लोग कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो चैप्टर 8 के अंतर्गत पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, यानी सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग यहीं से कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है और समझना है तो उसके बारे में समझेंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे और बहुत अच्छे से समझ करके आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, कह रहा है पिछले एकक यानी चैप्टर में आपने सीखा कि कार्बन का एक अद्वितीय गुण होता है जिसे श्रृंखलन यानी कैटिनेशन कहते हैं। तो पीछे जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़े थे तो उसमें एक चीज़ ये पढ़ा था कि कार्बन जो होता है इसमें श्रृंखला बनाने का गुण भरा रहता है, यानी ये चेन बना सकता है, जिसको कैटिनेशन कहते हैं या हिंदी में श्रृंखलन कहते हैं। इस कारण यह अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सह संयोजक आबंध बनाता है। तो चूंकि ये श्रृंखला बनाता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ करके एक चेन बना सकता है, तो चेन में जो आबंध यानी बांड होता है वो कोवैलेंट प्रकार का बांड होता है, जिसको हिंदी में सहसंयोजक बंध कहते हैं। यह अन्य तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन के परमाणुओं के साथ भी सहसंयोजक आबंध बनाता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो हैं, अकार्बनिक तत्व हैं, उनके साथ भी यह कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन का मतलब 17th ग्रुप पीरियाडिक टेबल में या आवर्त सारणी में 7 ग्रुप भी कहा जाता है। तो कुल मिला के हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाले ग्रुप को हाइड्रोजन कहते हैं। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। कह रहा है इस प्रकार के यौगिकों का अध्ययन रसायन शास्त्र की एक अलग शाखा के अंतर्गत किया जाता है जिसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, कार्बन जो है इससे मिल करके जो कंपाउंड बने हैं, यौगिक बने हैं, तो उनको एक अलग शाखा में वर्णन किया गया है और उसका अध्ययन हम एक अलग ब्रांच में करते हैं जिसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, CO2 में भी कार्बन है, तो क्या इसे कार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़ेंगे? तो नहीं, क्योंकि कार्बन यहाँ पर जो CO2 में है इसमें कैटिनेशन नहीं है, श्रृंखलन नहीं है। तो जहाँ श्रृंखला वाला गुण होगा उसी कार्बनिक यौगिक का हम लोग अध्ययन कार्बनिक रसायन में करेंगे। अब देखिए आगे कह रहा है इस एकक यानी चैप्टर में कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा विश्लेषण तकनीकें सम्मिलित हैं जो कार्बनिक यौगिकों के विरचन यानी निर्माण तथा गुणों को समझाने के लिए आवश्यक है। अब आगे पढ़ रहे हैं सामान्य प्रस्तावना यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसको कह सकते हैं। सामान्य प्रस्तावना मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन यानी सामान्य प्रस्तावना। तो देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए कार्बनिक यौगिक अनिवार्य है। तो ध्यान दीजिए, जितने भी जीव हैं उनमें किसी न किसी रूप में कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जटिल अणु हैं जैसे आनुवंशिक सूचना वाले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, जिसको DNA कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तथा प्रोटीन जो हमारे रक्त, मांसपेशी एवं त्वचा के आवश्यक यौगिक बनाते हैं। तो कहने का मतलब जो DNA है और जो प्रोटीन है
डीएनए एक प्रकार से आनुवांशिक सूचना ले जाता है, इसीलिए इसको आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं, क्योंकि यह एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में सूक्ष्म रूप में जाता है और अपने पूर्वजों के गुण लक्षणों को ले जाता है। तो जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीएनए कहते हैं, यह भी एक कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन जो कि हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है और रक्त मांसपेशी एवं त्वचा के आवश्यक यौगिक बनाते हैं, तो ये भी हमारे लिए जरूरी है और ये कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आता है। कार्बनिक यौगिक कपड़ों, ईंधन, बहुलक का मतलब पॉलीमर जो चेन के फॉर्म में रहते हैं, रंजकों यानी पिगमेंट जो रंगने के काम में आते हैं, दवाओं यानी मेडिसिन आदि पदार्थों में होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक कहाँ नहीं पाए जाते, ये सोचना बड़ा मुश्किल है। तो कपड़ों, ईंधनों, बहुलकों, रंजकों, दवाओं आदि पदार्थों में भी कार्बनिक यौगिक होते हैं। इन यौगिकों के अनुप्रयोग के ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। तो जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक, इनके कुछ जो है ये प्रैक्टिकल फॉर्म में यहाँ पर नाम दिए गए हैं कि इस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं। बाकी कार्बनिक यौगिक और भी बहुत सारी जगहों पर पाए जाते हैं। तो वही कह रहा है, दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अनुप्रयोग के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। कार्बनिक रसायन का विज्ञान लगभग 200 वर्ष पुराना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ब्रांच है ये 200 साल पहले पुरानी है। सन 1780 के आसपास रसायनज्ञों ने पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों एवं खनिज स्रोतों से विरचित यानी प्राप्त अकार्बनिक यौगिकों के बीच विभेदन करना आरंभ कर दिया था। तो 1780 ईस्वी में ही इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों में अंतर बताना शुरू कर दिया गया था। स्वीडन वैज्ञानिक बर्जीलियस ने प्रतिपादित किया कि जैव शक्ति यानी वाइटल फोर्स कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो बर्जीलियस वैज्ञानिक ने वाइटल फोर्स के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का होना महत्वपूर्ण बताया है। कह रहा है जब सन 1828 में एफ वोलर ने कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से किया, तब यह धारणा निर्मूल सिद्ध हो गई। तो वोलर ने कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण अकार्बनिक यौगिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से किया। तो कहने का मतलब ये है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इनको कार्बनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज किया जा सकता है, जैसा कि वोलर साइंटिस्ट ने यूरिया बना दिया अमोनियम साइनेट से। यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन दी गई है NH4CNO जो कि अमोनियम साइनेट है, इसको गर्म करने पर NH2CONH2 बनता है जो कि यूरिया है। तो कुल मिलाकर के सारी चीज़ें वही हैं, इसी का रीअरेंजमेंट हो गया है। अब देखिए आगे कह रहा है कि कोल्बे साइंटिस्ट हैं द्वारा एसिटिक अम्ल तथा बर्थलोट द्वारा मीथेन के नवीन संश्लेषण के परिणाम स्वरूप दर्शाया गया कि कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक स्रोतों से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जा सकता है। तो कोल्बे ने एसिटिक अम्ल और बर्थलोट ने मीथेन का संश्लेषण किया, जिससे ये बात स्पष्ट हो गई कि अकार्बनिक यौगिक अकार्बनिक स्रोतों से कार्बनिक यौगिकों को प्रैक्टिकली हम लोग लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में सिंथेसाइज कर सकते हैं या निर्मित कर सकते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि सहसंयोजक आबंधन यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के विकास
ने कार्बनिक रसायन को आधुनिक रूप दिया। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जो है, उसका विकास जो है कार्बनिक रसायन को मॉडर्न रूप देने में सक्षम हो पाया। तो अब देखिए आगे स्टडी करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है कार्बन की चतुर्संयोजकता, यानी कार्बन में जो वैलेंसी है वो 4 होगी। कार्बनिक यौगिकों की आकृतियां और स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले है कार्बनिक यौगिकों की आकृतियां, तो इसके बारे में पढ़ें, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आणविक संरचना की मौलिक अवधारणाओं का ज्ञान कार्बनिक यौगिकों के गुणों को समझने और उनकी प्रागुक्ति करने में सहायक होता है। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि द नॉलेज ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेडिक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो किसी का ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक के बेसिक बात को समझने के लिए उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और उसकी प्रेडिक्टिंग उसकी प्रॉपर्टीज जो है उसको समझना जरूरी है। तो किसी चीज़ के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लें। स्ट्रक्चर से बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाती है और वो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होना चाहिए। और प्रॉपर्टीज के बारे में अगर जान लें तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। तो कह रहा है कि संयोजकता सिद्धांत में आणविक संरचना को आप एकक 4 में समझ चुके हैं। तो संयोजकता सिद्धांत जो है और जो आणविक संरचना है, इसको चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न थियरीज ऑफ वैलेंसी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो थियरीज ऑफ वैलेंसी और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम लोग चैप्टर 4 पहले पढ़े हैं, उसमें समझ चुके हैं। आप यह भी जानते हैं कि कार्बन की चतुस्संयोजकता तथा इसके द्वारा सहसंयोजक आबंध निर्माण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा एस और पी कक्षकों के संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर समझाया जा सकता है। तो कार्बन में 4 संयोजकता होती है और इसमें कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है। इसे हम एस और पी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण के आधार पर अच्छे से समझ सकते हैं। आपको यह याद होगा कि मीथेन CH4, एथीन C2H4 तथा एथाइन C2H2 के समान अणुओं की आकृतियों को कार्बन परमाणुओं द्वारा निर्मित क्रमशः sp3, sp2 तथा sp संकर कक्षकों की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। तो इन सब के जो हाइब्रिडाइजेशन है, इनके बारे में हम लोग पीछे चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ चुके हैं। NCERT खुद बता रही है। वैसे फिर भी हम लोग समझते हैं, जैसे CH4 है तो इसकी चतुष्फलकी यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता था और इसमें एक को S मानेंगे तो 3 बॉन्ड को P मानेंगे तो 3 है तो sp3 हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे C2H4 है तो C2H4 को इस तरह बनाएंगे, इस तरह से। अब एक को हम S मानेंगे, जैसे इसको हमने S मान लिया तो एक तरफ 2 हाइड्रोजन है तो P के 2 हो जाएंगे, 2 सिंगल बॉन्ड एक कार्बन के लिए। इसी प्रकार से C2H2 है तो इसको इस तरह बनाएंगे। इसको अगर हम S मान लें तो ये एक तरफ एक सिंगल बॉन्ड है तो P एक है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये सिंपल तरीके से हमने आपको बता दिया। ये कोई तरीका नहीं है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, लेकिन जनरली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं।
तो संकरण किसी यौगिक में आबंध लंबाई तथा आबंध एंथैल्पी को प्रभावित करता है। तो ध्यान दीजिए कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये किसी यौगिक में आबंध लंबाई तथा आबंध एंथैल्पी यानी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी को प्रभावित करता है। ये एक बात निकल के सामने आई है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जैसे sp3 देखा CH4 में, sp2 देखा C2H4 में, sp देखा C2H2 में, तो ये जो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है ये बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी को प्रभावित करेगा। अब देखें यहाँ पर कह रहा है कि sp संकरित कक्षक में यश गुण अधिक होने के कारण यह नाभिक के समीप होता है। अब ध्यान दीजिए कि जैसे हमने sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन देखा, तो यहाँ पर देखिए यश 25% है और p 75% है। अगर पूरे को 100 मान लिया जाए तो यश चौथाई है तो 25% और p 3 गुना है तो 25 3 75 ये हो गया। अगर इसमें देखा जाए तो अगर 100 माने तो यश हमारा लगभग 33.33% होगा और p हमारा 67.67 के आसपास परसेंट होगा, मतलब इसका 2 गुना के आसपास। अगर sp में देखा जाए तो यश और p बराबर है तो 50% यश होगा तो 50% p होगा। तो हमें सिर्फ यश को ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए यश हमारा 25% है, यहाँ पर 33% के आसपास है और यहाँ पर 50% है यश p में। इसीलिए कह रहा है sp संकरित कक्षक में यानी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में यश गुण अधिक होने के कारण यह नाभिक के समीप होता है। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों को ये समझना है कि यश कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा यश नाभिक के पास होगा। इस बात को ध्यान देना है। और जब नाभिक के ज़्यादा पास होगा तो बांड छोटा होगा, क्योंकि कोई चीज़ पास होगी तो छोटी होगी ना, बांड छोटा होगा। और एक चीज़ और समझना है कि जब बांड छोटा होगा यानी नाभिक के अधिक पास होगा इलेक्ट्रॉन तो नाभिक उसे अच्छे से खींच पाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो आकर्षण घटता है, जैसे जैसे दूरी घटती है तो आकर्षण बढ़ता है। तो बांड लेंथ कम है यानी दूरी कम है तो आकर्षण ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है आकर्षण ज़्यादा है तो जो बांड एंथैल्पी है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि बांड को तोड़ने में हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो बांड एंथैल्पी यानी बांड वाली ऊर्जा ज़्यादा है, आबंध सामर्थ्य जिसे बोलते हैं वो ज़्यादा होगी। अतः sp संकरित कक्षक द्वारा निर्मित आबंध sp3 संकरित कक्षक द्वारा निर्मित आबंध की अपेक्षा अधिक निकट तथा अधिक सामर्थ्यवान होता है। तो जो हमने बताया वो चीज़ यहाँ पर निकल के आ गई। sp संकरित कक्षक में यश कैरेक्टर या यश लक्षण 50% है, जबकि sp3 में मात्र 25% है। तो जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादा नाभिक के नज़दीक होगा तो आबंध छोटा होगा और ज़्यादा मजबूत होगा। इसीलिए कह रहा है कि निर्मित आबंध की अपेक्षा अधिक निकट तथा अधिक सामर्थ्यवान होता है sp में sp3 की तुलना में। sp2 संकरित कक्षक sp तथा sp3 संकरित कक्षक के मध्यवर्ती होता है। जाहिर सी बात है कि sp फिर sp2 फिर sp3, तो sp2 में 33% यश कैरेक्टर है, sp में 50% और sp3 में 25%। तो 33 हमारा 25 से ज़्यादा है और 50 से कम है, यानी दोनों के बीच में है, इसलिए मध्यवर्ती लक्षण प्रकट करेगा। अतः इससे बनने वाले आबंध की लंबाई तथा एंथैल्पी दोनों के मध्यवर्ती होती है। इस वजह से sp2 जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इसकी आबंध लंबाई दोनों के मध्यवर्ती है, क्योंकि दोनों के मध्य का यश लक्षण प्रकट हो रहा है। संकरण का परिवर्तन कार्बन के विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट,
जो हाइब्रिडाइजेशन है ये विद्युत ऋणात्मकता को भी प्रभावित करता है। अब दो बातें हम लोग पढ़ते हैं, एक विद्युत ऋणात्मकता और एक विद्युत आबंध, उसको बोलते हैं आबंध लब्ध या हिंदी में, जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं अंग्रेजी में, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है कि जो सहसंयोजक आबंध है, कोवेलेंट बॉन्ड है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों को, बंध वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचे रखने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ये हमेशा यौगिक में होती है, यानी दो परमाणु होने चाहिए, जबकि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो आइटम में होती है, परमाणु में जो अकेला होता है, उसमें अपने खुद के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के में मतलब अपने खुद के इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। कार्बन पर स्थित संकरित कक्षक की यश प्रवृत्ति बढ़ने पर उसकी विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होती है। तो जाहिर सी बात है कि अभी खुद ही बता रहा है कि संकरण का परिवर्तन कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करता है, और अब ये बता रहा है कि जितना यश प्रगति बढ़ेगी उतनी विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होगी। तो जिसका यश कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। अतः sp संकरित कक्षक जिसमें यश प्रवृत्ति 50% है, sp2 तथा sp3 संकरित कक्षकों की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो ये बात निकल के आई। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है, ताकि क्योंकि यही एप्लीकेशन आगे हम लोगों को पढ़ने को मिलेंगे। अब देखिए आगे कह रहा है कि संकरित कक्षकों की अपेक्षा विद्युत ऋणात्मकता का प्रभाव कार्बनिक यौगिकों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों पर भी पड़ता है, जिनका वर्णन आगामी एककों में किया गया है। तो जो संकरित कक्षकों की अपेक्षा विद्युत ऋणात्मकता का जो प्रभाव है, ये कार्बनिक यौगिकों को फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टीज पर भी पड़ता है, और इसका प्रभाव हम लोग आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे। अब देखिए आगे आ जाता है पाई आबंधों के कुछ अभिलक्षण। तो कुछ कैरेक्टर बताए जा रहे हैं जो पाई बॉन्ड में पाए जाते हैं। तो पाई आबंध के निर्माण में दो निकटवर्ती परमाणुओं के पी कक्षकों का समांतर अभिविन्यास समुचित पार्श्व अतिव्यापन के लिए आवश्यक है। तो ध्यान दीजिए, पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल जैसे इस तरह से, सिग्मा तो हमारा गोल होता है, पाई वाले इस तरह होते हैं, तो इनका समांतर अतिव्यापन होता है। इस तरह से ही अगल बगल ऐसे आपस में सटे होते हैं। और अगर इसको हम ऐसे लाइन खींचे इस तरह से सेंटर से, इस तरह से सेंटर से, तो एक दूसरे के समांतर होते हैं। यहाँ अगल बगल अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग, यानी आपस में एक दूसरे पर रख जाते हैं। ये कहने का मतलब कह रहा है, अतः CH2 डबल बॉन्ड CH2 अणु में सभी परमाणु एक ही तल में होने चाहिए। तो ये पूरा अंडरलाइन कर लीजिए नीचे से यहाँ तक। तो कहने का मतलब जब समांतर अतिव्यापन हो रहा है तो सारे परमाणु एक ही तल में होंगे। इस अणु के प्रत्येक कार्बन पर उपस्थित पी कक्षक समानांतर तथा अणु के तल के अभिलंबवत होते हैं। तो इस अणु के प्रत्येक कार्बन पर उपस्थित पी कक्षक, तो ध्यान दीजिए, जैसे ये हमारा कोई तल है, इस तरह से मान लीजिए कोई तल है और इस तरह से पी ऑर्बिटल का अतिव्यापन हो रहा है, इस तरह से, इस तरह से। तो ये तो हमारा प्लेन है, प्लेन से ये अगर इस तरह से लाइन खींचे, ये इस तरह से, तो ये एंगल कह रहा है 90 डिग्री होगा, ये वाला अभिलंबवत। तो ये तल जो है इसके परपेंडिकुलर जो है ओवरलैपिंग होती है। तो वही कह रहा है, इस अणु के प्रत्येक कार्बन पर स्थित पी कक्षक समानांतर तथा अणु के
तल के अभिलंबवत होते हैं, समानांतर भी हैं, दोनों भुजाएं आपस में पैरेलल हैं 180 डिग्री के कोण पे, और इस तल के अभिलंबवत भी हैं। तो इस तरह से ओवरलैपिंग होती है। तो ये यहाँ तक पूरा आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, पीछे से लेकर के यहाँ पर C2H2 शुरू हुआ, वहाँ से यहाँ तक। एक CH2 को दूसरे के सापेक्ष में घुमाने पर P कक्षकों के अधिकतम अतिव्यापन में बाधा उत्पन्न होती है। फलतः C डबल बॉन्ड C कार्बन कार्बन द्वि आबंधों के चारों ओर घूर्णन प्रतिबंधित हो जाता है। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारा C2H4 है, जहाँ तक अंडरलाइन किया है इसको कर लीजिए। यहाँ पर देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2 की बात हो रही है, इसकी C2H2 की नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, गलत से बोल गए। तो इसमें क्या होता है कि इसको फिगर बना के देखते हैं। C डबल बॉन्ड C रहेगा, इस तरह से H मान लीजिए। तो ये जो डबल बॉन्ड है, तो इसको अगर ऐसे ये एक हो गया, ये इधर हो गया, तो इसको घुमाया जाए तो ये डबल बॉन्ड घूमने में बाधा उत्पन्न करता है। तो वही कह रहा है कि फलतः कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 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 द्विआबंधों के चारों ओर घूर्णन प्रतिबंधित हो जाता है, यानी घूम नहीं सकता है अतिव्यापन के कारण, ओवरलैपिंग के कारण। पाई आबंध का इलेक्ट्रॉनिक आवेश अभ्र आबंधित परमाणु के तल के ऊपर एवं नीचे स्थित होता है। तो पाई आबंध का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको बोलेंगे, मतलब बादल जैसे। पीछे जब हम चैप्टर 4 में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े थे, जहाँ की ये बात कर रहा है, जो भी चैप्टर रहा हो, तो वहाँ पर क्या था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक धुंध रूप में छाए रहते हैं। जो नई हमारी थ्योरी आई है उसको इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से देखा गया है। तो उसमें क्या होता है कि धुंध की तरह छाए रहते हैं। तो कहने का मतलब है उसी इलेक्ट्रॉन आवेश अभ्र यानी धुंध या क्लाउड की बात कर रहा है। तो पाई आबंध का इलेक्ट्रॉनिक आवेश अभ्र आबंधित परमाणु के तल के ऊपर एवं नीचे स्थित होता है। तो जैसी बात है कि तल के अभिलंबवत ओवरलैपिंग हमने अभी फिगर बना के दिखाया, तो तल के अभिलंबवत ही स्थित होगा। सामान्यतः पाई आबंध बहु आबंध युक्त यौगिकों में मुख्य सक्रिय केंद्र उपलब्ध कराते हैं। यह आक्रामक अभिकर्मकों के लिए इलेक्ट्रॉनों को आसानी से उपलब्ध कराता है। बहुत इंपॉर्टेंट कि जितने भी पाई आबंध हैं ये क्या कराते हैं, सामान्यतः पाई आबंध बहु आबंध युक्त यौगिकों में, यानी जिनमें बहुत बंध पाए जाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड पाए जाते हैं, उन यौगिकों में मुख्य सक्रिय केंद्र उपलब्ध कराते हैं। रिएक्शन सेंटर एक तरह से बन जाते हैं, वहीं पर रिएक्शन होती है। यह आक्रामक, भाई जैसे बात है कि तल के अभिलंबवत है तो खाली जगह पड़ी रहती है अटैक करने के लिए पार्टिकल को या जो भी रिएजेंट होते हैं। यह आक्रामक अभिकर्मों के लिए इलेक्ट्रॉनों को आसानी से उपलब्ध कराता है। जो आक्रामक अभिकर्मक हैं या रिएक्शन करने वाले जो रिएजेंट हैं उनके लिए बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन उपलब्ध करा देता है पाई आबंध हमारा। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको